बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी का इजलास उस्मान बुज़दार, राजा बशारत, महमूद रशीद, सब्तैन खान की शिरकत, फ़याज़ुल हसन चौहान, मियाँ असलम इकबाल, यासिर हमायूं की भी शिरकत, मियाँ शफीक मोहम्मद और चौधरी अख्तर, जबकि ज़हीरुद्दीन नदीम अब्बास बारा की भी शिरकत। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा, इजलास का एजेंडा क्या था? तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। इस इजलास में जो है वो कल जो हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया जा रहा है उस पर तहरीक इंसाफ का क्या लाए अमल होना चाहिए, तहरीक इंसाफ उस पर किस तरह एहतजाज करेगी और किस तरह जो है वो बजट बहस के दौरान जो है वो हिस्सा लिया जाएगा, कट मोशंस की जो तरीक़े होंगी उसको किस तरह से पेश किया जाएगा, उसमें कौन कौन लोग जो है वो हिस्सा लेंगे, तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। उसके साथ साथ जो अहम तरीन जो मशावरत इस इजलास में मशावरत की गई है वो ये था कि अपोजिशन लीडर कौन होगा। तो देखा यह गया कि अपोजिशन लीडर के हवाले से जो है वो तहरीक इंसाफ ग्रुपों में तकसीम दिखाई दी है। एक ग्रुप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मियाँ महमूद रशीद और राजा बशारत को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, तो दूसरे ग्रुप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मियाँ असलम इकबाल जो है वो मजबूत और अच्छे उम्मीदवार होंगे अपोजिशन लीडर के हवाले से। तमाम अभी तक तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी जो है वो ये डिसाइड नहीं कर सकी कि अपोजिशन लीडर कौन होगा। हर ग्रुप की जानिब से अपने अपने अपोजिशन लीडर के जो है वो नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन इस मौके पर राजा बशारत का ये कहना था कि अपोजिशन लीडर वही होगा जिसको इमरान खान जो है वो नामजद करेंगे। उनका ये कहना था कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान का ये इख्तियार है कि वो अपोजिशन लीडर नामजद करें। उनका ये कहना है कि आज शाम तक जो है ये फैसला हो जाएगा और इमरान खान ही हतमी अपोजिशन लीडर का नाम जो है उसको तजवीज़ भी करेंगे और उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कल पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 2 बजे होगा, जिसमें जो है वो आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ उस पर हिस्सा लेगी। भरपूर जो है एहतजाज का फैसला किया गया है। हुकूमत को हर सूरत जो है वो टफ टाइम देने का फैसला किया गया है। जी अच्छा अली, ये भी बताइएगा कि इमरान खान क्या लाहौर का विज़िट करेंगे और मुशावरत जो है अपोजिशन लीडर के नाम पर कब तक मुतवक्के है, कब तक जो है इसके बारे में फैसला आ जाएगा? ये बिल्कुल बताया ये जा रहा है कि आज शाम तक जो है वो हतमी तौर पर इस पर मुशावरत कर ली जाएगी, क्योंकि कल पंजाब असम्बली का इजलास है और इजलास शुरू होने से कबल जो है वो अपोजिशन लीडर का नाम भी देना होगा और उसका बाकायदा तौर पर असम्बली सेक्रेटरीट को नोटिफिकेशन भी करना होगा। बगैर अपोजिशन लीडर के जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो कल के इजलास में उस तरह से शिरकत नहीं कर सकती। इजलास के जो है वो वक़्त नहीं रहेगी अगर अपोजिशन लीडर ना हो। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक जो है वो 2 से 3 नाम जो है वो सामने आए हैं। मियाँ महमूद रशीद का नाम सामने आया, राजा बशारत का नाम सामने आया और इसी तरह मियाँ असलम इकबाल का नाम भी सामने आया है। मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से अपनी अपनी तजवीज़ दे दी गई है और बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद जो है बाकायदा तौर पर तमाम जो तजवीज़ होंगी उसको जो मीटिंग मिनट्स हैं आज के वो इमरान खान जो कि पार्टी चेयरमैन हैं उनको भिजवा दिए जाएंगे और आज शाम तक जो है वो इमरान खान की जानिब से ये फैसला कर लिया जाएगा कि पंजाब में अपोजिशन लीडर कौन होगा। जी आज शाम तक फैसला कर लिया जाएगा। अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी का इजलास अपोजिशन नामों पर इत्तेफाक इमरान खान की मंजूरी के बाद किया जाएगा। हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर, कमिश्नर लाहौर मुकर्रर, तमाम अजला में मुकामी हुकूमतों के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 को बहाल कर दिया है। 2021 का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था वो 8 जून को अपनी मियाद पूरी कर गया था, जिसके बाद से ये एक आईनी खला पैदा हो गया था कि मुकामी हुकूमतों की सरबराही कौन करेगा और उसकी एडमिनिस्ट्रेटरशिप कैसे चलाई जाएगी। अब इसकी बाकायदा तैनाती और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर लाहौर डिवीजन होंगे। इसी तरह जो मुकामी हुकूमतें हैं उनके अंदर जिला कौंसिल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। इसी तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो गुजरात और सियालकोट हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू होंगे। तमाम जो यूनियन कौंसिल्स हैं इजला की उनके एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट डायरेक्टर जो लोकल गवर्नमेंट के हैं वो होंगे। इस हवाले से 2013 के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कायम रहेगा। इंतजामी मामला 2013 के मुताबिक चलेंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटरशिप का निज़ाम है जिसमें ब्यूरोक्रेसी का बड़ा अमल दखल है वो 2019 के मुताबिक बहाल किया गया और इसका बाकायदा गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास कल होगा। नए माली साल 2022-23 के बजट तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। मजीद अहवाल जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का ख़ुसूसी इजलास कल होगा। कल पंजाब का बजट पेश किया जा रहा है। इसी वजह से इजलास में सूबे पंजाब के नए माली साल 2022-2023 की बजट तजावीज़ पर गौर किया जाएगा, जबकि सूबाई काबीना माली साल 2022-2023 की बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी।
21-22 की भी मंजूरी दी जाएगी, जबकि इजलास में नए माली साल के मालियाती बिल और माली साल 2021-22 के नजरसानी शुदा तखमीना जात की भी मंजूरी दी जाएगी। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। जी ठीक है उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान, ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा, मुल्की एयरलाइन ने किरायों में अचानक इजाफा कर दिया। परवाज़ों के किरायों में 25% से ज़ायद इजाफा किया गया है। दीगर परवाज़ों में कितना इजाफा किया गया है किरायों में, जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईंधन की कीमतों में इजाफे, डॉलर के दर में इजाफे के बाद मुल्की एयरलाइन ने लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से जुड़ने मुल्क के किराया में इजाफा है वो कर दिया है और 25% इजाफा है वो किया गया है। और जराये के मुताबिक लाहौर से कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाजों का जितना किराया है वो 28 से 30 हज़ार है वो वसूल किया जा रहा है, जबकि कौमी एयरलाइन का लाहौर से टोरंटो का किराया 4,58,716 रुपये है वो पहुंच चुका है। और लाहौर से टोरंटो इलेक्टिव इकोनॉमी क्लास किराया जो है वो 6,67,000 तक पहुंच चुका है। इस तरह लाहौर से शारजा 2 दरफा इकोनॉमी क्लास किराया जो है वो 1,13,927 रुपये, जबकि लाहौर से शारजा प्रोजेक्टिव इकोनॉमी क्लास किराया जो है वो 1,35,000 है वो हो चुका है। जबकि पीआई का लाहौर से तमाम इकोनॉमी क्लास किराया जो है 2 दरफा वो 1,35,222 रुपये, जबकि लाहौर से दुबई इकोनॉमी का क्लास किराया जो है वो 2 लाख किराया जो है वो 1,09,000 तक हो चुका है। इस तरह पीआई का लाहौर से कराची 2 दरफा किराया जो है वो 64,150 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि लाहौर से कराची इलेक्टिव इकोनॉमी क्लास किराया वो 85,930 रुपये तक चार्ज है वो किया जा रहा है। अगर बात कर लें कराची से इस्लामाबाद की, तो कराची से इस्लामाबाद का किराया है वो 46,600 रुपये, जबकि इलेक्टिव इकोनॉमी क्लास किराया है वो 76,000 तक जावत कर चुका है। तो जराये का ये कहना है कि फ्यूल की कीमतों में इजाफे के साथ जो डॉलर की कदर में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसके बाद कौमी एयरलाइन ने किरायों में 25% तक इजाफा है वो किया है, जो कि मुसाफिरों के किराएनामों के अंदर वसूल है वो किया जा रहा है। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा का आटा सेल पॉइंट्स का दौरा, जबकि कीमतों का जायजा लिया। उमर शेर चट्ठा ने मनावा और मजंग के सेल पॉइंट्स का विजिट किया है। 10 किलो और 20 किलो आटे के बैग्स और वाफर मिकदार में मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। जी, ज़िला इंतज़ामिया ने रोटी और नान के रेट्स बाकायदा नोटिफाई कर दिए हैं। अब 10 रुपये की रोटी सादा और 15 रुपये का नान। रोटी का वज़न 100 ग्राम, जबकि नान का वज़न 120 ग्राम और खमीरी रोटी का वज़न भी 120 ग्राम, जो कि 15 रुपये में फ़रोख्त की जाएगी। इसी पर हम बात भी करते हैं डीसी लाहौर से। डी साहब बताएंगे, काफ़ी एरियाज़ में आप गए, यहाँ पर भी रेट लिस्ट नहीं है और रेट लिस्ट लगाने से इजनाब करते हैं ज़्यादातर जो तंदूर मालकान है, क्या वजह है? आटे के रेट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन थी और अब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस पर बड़ी हैवी सब्सिडी दे के तो 980 रुपये का 20 किलो का आटा मार्केट में यकीनी बनाया है। उसके पेश नज़र रोटी का रेट जो कि 10 रुपये से ज़्यादा होता जा रहा था, उसे कंट्रोल करके रेट हमने फ़िक्स किया 10 रुपये की 100 ग्राम की सादा रोटी और सादा नान 15 रुपये का होगा 120 ग्राम का। इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए, इसके रेट को यकीनी बनाने के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आज फील्ड में हैं और हम डिस्प्ले ऑफ रेट लिस्ट रोटी का, नान का यकीनी बनाएंगे और इस रेट पे अमल दरामद के लिए आज हम अवेयरनेस और वार्निंग करेंगे। कल से हम सज़ा और जुर्माना भी करेंगे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी डिप्टी कमिश्नर लाहौर की। लाहौर शहर में अब ज़राई रकबा ना होने के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद 1,25,000 एकड़ पर जो है वो फसलें काश्त की जाती हैं और ख़ास तौर पर जो 4 फसलें हैं जिनमें मकई, गंदम, धान और जो दीगर फसलें वो शामिल हैं। तो इसके लिए जो खाद की ज़रूरत है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी। ताहम अब डिप्टी कमिश्नर लाहौर ये इंश्योर कर रहे हैं कि हर जगह पर 1850 रुपये में यूरिया का बैग जो अवेलेबल हो, जबकि रोटी, नान और दीगर प्राइस कंट्रोल कार्रवाइयों के हवाले से यौमिया जो मीटिंग है वो उसका इनेकाद किया जा रहा है। ठीक है राव दिलशाद हुसैन। महंगाई के तूफान ने हेयर ड्रेसर को लपेट में ले लिया, जबकि कटिंग, शेव समेत फेस मसाज और फेशियल के दाम बढ़ चुके हैं। जबकि कटिंग के दाम 200 रुपये से बढ़कर 300 रुपये हो गए। शेव 100 की बजाय 150 की हो चुकी है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जारी महंगाई के तूफान ने हेयर ड्रेसर शॉप्स को भी अपनी लपेट में ले लिया है, जिस पर जो है वो कटिंग और शेव समेत जो दीगर हेयर ड्रेसर शॉप्स पर आने वाले मर्द हजरात जो भरने संवरने के लिए जो दीगर लवाजमात करते हैं, उनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा हो चुका है। दुकानदार से बात करके हम जानेंगे कि महंगाई की वजह क्या है। जी बताएं, महंगाई की हालिया लहर ने
آپ کو بھی متاثر کیا ہے. مجھے یہ بتائیں قیمتیں بڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی جان پٹرول مہنگا ہوا ہے، پٹرول کی وجہ سے ہر چیز بڑھ گئی ہے، ہر مہنگائی ہو گئی ہے، بلیڈ بھی مہنگے ہو گئے ہیں، ہر شے مہنگی ہو گئی. اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے ہمیں بڑھانا پڑ رہا ہے، اور مالکان جو ہیں وہ بھی ہمارے پیچھے پڑے ہیں کہ کرایہ بڑھاؤ. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، جیسے کٹنگ ہے وہ بھی مہنگی، خط ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا. اب مساج وغیرہ 250 لیتے تھے، اب 350 کر دیا ہے. ایسے ہی اسی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے پٹرول کی وجہ سے. جی بالکل، شہری کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ کٹنگ جو ہے وہ ان ہیئر ڈریسر شاپس پر کروا لی جائے اور جو شیو ہے وہ گھر پر ہی کر لی جائے. ایک اور بات ان کی جانب سے یہ کہی گئی ہے کہ جہاں پہلے 1 ہفتے کے بعد کٹنگ کرواتے تھے، اب ہم 3 ہفتے کے بعد جو ہے وہ کٹنگ کروا کر اس مہنگائی کا مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے رومیل، آپ کا بہت شکریہ. چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت مہنگائی بڑھ چکی ہے. ہر شہری کو چاہیے کہ ملکی استحکام کے لیے کفایت شعاری کر کے اپنا کردار ادا کرے. اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا جان لیتے ہیں ملک اشرف سے. ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا. اخوت فاؤنڈیشن جو ہے ایک بہت بڑا فلاحی ادارہ ہے جس کے جو سربراہ ہیں وہ ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا فلاحی منصوبے اس حکومت میں بھی چل رہے ہیں یا ان کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے؟ موجودہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو مہنگائی کا اس وقت سیناریو ہے، جو حالات ہیں، اس صورت میں آپ کے منصوبوں کی کیا؟ جی مہنگائی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا جی ڈی پی بڑھ رہا ہے، ہماری فارن ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، آئی ٹی سیکٹر گرو کر رہا ہے، ہماری ایکسپورٹس گرو کر رہی ہیں، تو ہمیں کفایت شعاری بھی کرنی ہے اور ہمیں اپنے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں. لیکن یہ تو چیز ہو نہیں سکتی نا کہ ہم مہنگی چیزیں خریدیں اور سستے داموں بیچنا شروع کر دیں. تو ایک توازن ہوتا ہے. جیسا ایک گھر ہے چھوٹا سا، اس کی آمدنی اگر 10,000 روپے مہینے کی ہے تو وہ 20,000 تو خرچ نہیں کر سکتا. تو ملک اور قوم اور پاکستان بھی ایک گھر ہے، تو ہمیں اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے، اپنی آمدنی کو بڑھانا ہے. مہنگائی کے لیے ہمیں تیار بھی رہنا چاہیے کہ اگر میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں تو ملک کو استحکام دینے کے لیے مجھے ایک کی بجائے اگر کبھی آدھی روٹی کھانا پڑی تو کھانی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہمارے لیے عیاشی ہی عیاشی اور آسانی ہی آسانیاں اور آسائش ہی آسائش ہو اور ملک برباد ہو جائے. تو ملک سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ٹیکس دیں، اپنے سامان تعیش کو کم کریں، ہم اپنی زراعت کو فروغ دیں، ہم آئی ٹی کو فروغ دیں، ہم سولر کی طرف جائیں. اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جو اور بہت سارے حکومت کے منصوبے ہیں. لیکن ایک فرد کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کا تھوڑا سا تعین ضرور کریں کہ ہم صرف کیا آسانیاں ہی مانگیں گے اپنے وطن سے کہ کچھ قربانی بھی دیں گے. جی بہت شکریہ. یہ تھے اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب جو کہ اظہار خیال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ. محمد لویا جرگہ کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالت ریلی کا انعقاد کیا گیا. احوال جان لیتے ہیں عمر ڈاٹ سے. جی عمر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، محمد لویا جرگہ کے زیر اہتمام جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کے شرکا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. بتائیے گا کیا مطالبات ہیں آپ کے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج لاہور کی مومند برادری جو یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے محمد لویا جرگہ کے پلیٹ فارم سے، یہ ایک خالصتاً سماجی اور سماجی تنظیم ہے جس کا کوئی سیاسی گروپ نہیں ہے، نہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے اس پلیٹ فارم پہ کوئی تعلق ہے. تو آج ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں صرف اور صرف حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے ماں باپ سے اور ہمارے بچوں سے بھی ہمیں زیادہ عزیز ہے، اور ان کے نام پہ ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ جو انڈیا میں ان کی وہ ایک ملونہ ممبر پارلیمنٹ نے جو بات کی ہے، تو اس کے خلاف آج ساری قوم اکٹھی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. اور ہم نے بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اپنے یہ احتجاج کا ایک پروگرام کیا ہے اور یہ ریلی نکالی ہے، کیونکہ ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو کم از کم برا تو کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم آج یہاں سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. جی بالکل، یہ آپ نے ریلی کے شرکا کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے مطالبہ کیا حکومت سے کہ وہ بھارت کی رہنما کے جو اس عمل کی شدید جو ہے مذمت کرے، ان کی جو مصنوعات ہیں بھارتی مصنوعات ان کا بائیکاٹ کرے اور بھارت کو جو ہے شدید رد عمل کا اظہار کرے. جی ٹھیک ہے عمر ڈار، آپ کا بہت شکریہ. صدر بازار انجمن تاجران کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی کا اہتمام کیا گیا. مزید احوال جانیں گے فہد قیوم سے. فہد قیوم سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. ریلی میں سینئر نائب صدر محمود قادری، جنرل سیکریٹری چودھری اختر گجر،
सदर मलिक मजहर, जबकि चेयरमैन बाबा गिल्ला, जबकि मसूद जफर, हबीब भट्ट और अली अब्बास समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ताजे बरादरी सदर मार्केट की जानिब से कहा गया कि गर्मी की शिद्दत के बावजूद हम लोग इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकले हैं, जबकि बीजेपी की जानिब से गुस्ताखाना गुफ्तगू करने वाले रहनुमाओं को जहन्नुम वासिल करना चाहिए। पाकिस्तानी हुक्मरान क्यों खामोश हैं? सीनियर नायब सदर महमूद जफर कादरी ने कहा कि हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर जान कुर्बान कर देनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम ना तो बीजेपी की हरकत पर चुप रहेंगे और ना ही पाकिस्तानी हुक्मरानों की मुजरमाना गफलत पर खामोश होंगे। PCSIR स्टाफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात, रिहायशी इत्तेहाद ग्रुप के मलिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सदारत के उम्मीदवार, यूनाइटेड रिहायशी ग्रुप के अरशद हुसैन चौधरी भी सदर के उम्मीदवार हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PCSIR कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 3 साला इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से जारी है और बिला तातुल पोलिंग का अमल दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त वोटर्स की निस्बतन कम तादाद है, चूँकि गर्मी की शिद्दत है, जिसकी वजह से वोटर्स की काफ़ी कम तादाद है जो कि यहाँ पे अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। रिहायशी इत्तेहाद ग्रुप और यूनाइटेड रिहायशी ग्रुप के 6 उम्मीदवार जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, जबकि नायब सदर जो हैं वो रिहायशी इत्तेहाद ग्रुप के बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इसके साथ साथ एग्जेक्टिव एक मेंबर हैं जो कि उनके दूसरे ग्रुप के यूनाइटेड रिहायशी ग्रुप के जो हैं उनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। अगर रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है 1800 है, लेकिन अभी टर्नओवर जो है वो गर्मी की शिद्दत के बायस खासा कम है। दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके सदूर से हमारी बात हुई है, सदूर के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बात हुई है। उनका यही कहना है कि अगर वो इलेक्ट होते हैं तो सोसाइटी में सिक्योरिटी, उसके साथ साथ सीवरेज और दीगर जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पे हल किया जाएगा। ठीक है रिजवान नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। छुट्टी के रोज़ शहरियों ने इतवार बाज़ारों का रुख कर लिया। सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए इतवार बाज़ार आते हैं। शहरी कहते हैं कि इतवार बाज़ार ओपन मार्केट की कीमतों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मज़ीद जानेंगे फ़ाहद कयूम से। जी फ़ाहद। जी बिल्कुल, छुट्टी का रोज़ है, इतवार का दिन है और शहरियों की मॉडल बाज़ारों और इतवार बाज़ारों में जो बड़ी तादाद है वो उमड़ आई है। उनका ये मौक़िफ़ है कि जो बाज़ार की निस्बत इतवार बाज़ार है वहाँ पर चीज़ें जो है वो उनको सस्ती मिल जाती हैं। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आया उनको मयारी चीज़ें सस्ती होने के साथ साथ मिल रही हैं कि नहीं। सर मुझे बताएं कि आप इतवार बाज़ार आए हैं, आज इतवार का दिन है, तो आपको चीज़ें सस्ती होने के साथ मयारी भी मिल रही हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। मसलन टमाटर इधर 70 है, अभी देख लो, ये ओपन मार्केट में आपको 60 का मिल रहा है और मेयार म्यूर पे आई डोंट थिंक सो कि बड़ा कोई खास में नॉर्मल है सारी चीज़ें, कोई अट्रैक्शन नहीं नज़र आ रही है ऐसा। मैं यहाँ पे आता हूँ बड़े सालों से, लेकिन रूटीन है, मेरा रूट ऐसा है, लेकिन ऐसी अट्रैक्शन कोई नहीं है। ठीक है, तो आप प्राइस कंट्रोल भी ऐसा जो नहीं है जो होना चाहिए, प्राइस कंट्रोल कि आपको नज़र रखने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली सही चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन यू हैव टू बी वेरी शार्प, फिर आपको चीज़ें मिलेंगी सही। ठीक है फ़ाहद कयूम, आपका बहुत शुक्रिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से डोपिंग सेमिनार ख़त्म हो गया। सेमिनार के आखिरी रोज़ डोपिंग और गुड कंडक्ट पर लेक्चर्स दिए गए। मज़ीद अहवाल जानेंगे हाफिज़ शहबाज से। जी हाफिज़। आज इस वक्त हम स्पोर्ट्स फॉर पंजाब नेशनल पार्क लाइब्रेरी में मौजूद हैं और यहाँ पर आज स्पोर्ट्स फॉर पंजाब और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ज़रिए तमाम एंटी डोपिंग सेमिनार था जिसको इख्तिताम को पहुँचा। 2 रोज़ा सेमिनार में जो एथलीट्स हैं जिन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेना है उनको मुख्तलिफ लेक्चर्स दिए गए। आज आखिरी रोज़ DG स्पोर्ट्स पंजाब ने जो डेवलपमेंट के मनसूबे हैं स्पोर्ट्स फॉर पंजाब के वो और खिलाड़ियों के फलाह और बहबूद के लिए स्पोर्ट्स फॉर पंजाब जो इकदाम करने जा रहा है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी। उसके बाद अदा जाफरी ने खिलाड़ियों को और एथलीट्स को जो मुख्तलिफ लेक्चर्स दिए जिनमें खासतौर पर हरासमेंट और अब्यूज़ के ऊपर बड़ा डिटेल लेक्चर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर असद अब्बास ने खिलाड़ियों को न्यूट्रिशन और दीगर जो खिलाड़ियों की खुराक है उसके हवाले से उन्हें लेक्चर दिए। इन लेक्चर्स का मकसद कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कॉमनवेल्थ गेम का बुनियादी मोटो है कि डोपिंग फ्री स्पोर्ट्स, उसके हवाले से ये लेक्चर्स दिए गए हैं और खिलाड़ियों का कहना है कि इन लेक्चर्स के बाद उन्हें खासी अवेयरनेस मिली है और आने वाली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनमें उनकी ना सिर्फ परफॉर्मेंस इन्हेंस होगी, उसके साथ साथ उनकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर होने के अलावा उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है हाफिज़ शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी पॉजिटिव।